आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। इसी बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत हो गई है। घटना के पीछे की संभावित वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। सर गंगाराम अस्पताल के चिकित्सा निदेशक ने बताया कि ऑक्सीजन का भंडार अगले 2 घंटे तक चलेगा। वेंटिलेटर और वीआईपीएपी मशीनें प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही हैं। गंभीर रूप से बीमार अन्य 60 मरीज खतरे में हैं। संकट कभी भी आ सकता है। गंभीर संकट की आशंका है। अस्पताल के आईसीयू और आपात चिकित्सा विभाग में गैर मशीनी तरीके से वेंटिलेशन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार के एक कोविड अस्पताल में आज तड़के आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। विरार पश्चिम बंगाल में विजय बल्लभ अस्पताल के आईसीयू में भयंकर आग लग गई और इस हादसे में 13 मरीजों की मौत हो गई है। 17 कोविड मरीजों का यहां पर इलाज चल रहा था। घायल मरीजों को नजदीक के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। ये आग 4 मंजिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। विजय बल्लभ कोविड अस्पताल के अधिकारी दिलीप शाह ने कहा, तकरीबन रात को 3 बजे एसी में अचानक से आग लगी थी। आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने अपनी मंजूरी की बात कही है। और आपको ये बता दें, ये 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसको एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव की घटना के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई थी। कुछ तकनीकी कारणों से ऑक्सीजन का रिसाव हुआ और इसकी सप्लाई रुकने से वेंटिलेटर बेड पर रखे गए मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ दिया था। तो महाराष्ट्र की जो घटना है बहुत दुखद है, बहुत भयंकर है। किस तरीके की वो घटना है, मरीजों का वहां पर क्या कहना है, परिजनों का वहां पर क्या कहना है, जो डॉक्टर है कैसे उन्होंने उस स्थिति को बताया है और कैसे इस पर राजनीति हो रही है, ये तीनों बयान आपको सुनवाते हैं। हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है कोई ध्यान नहीं है उसका। एक अपने को कुछ चाहिए तो 10 बार बेल बजाना पड़ता है, कोई आता नहीं है। और इंजेक्शन का तो बहुत लोच है। इधर कोई इंजेक्शन है ही नहीं बोल रहे, आते हैं इंजेक्शन लेकिन नहीं है ऐसा बोल रहे। आदमी लोग अभी इधर अच्छा होने के लिए आते हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा घटना हो गया तो इधर का मैनेजमेंट क्या कर रहा था? उसका फायर ऑडिट हुआ था कि नहीं? फायर फैसिलिटी भी है ही नहीं अंदर, ऐसा लग रहा है। फिर आईसीयू यूनिट का ऑडिट हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी आईसीयू चालू है तो उसका देखभाल के लिए कोई टेक्नीशियन है कि नहीं? डे नाइट टेक्नीशियन होना चाहिए, कोई भी नहीं था। बहुत हादसा हुआ तब आप हॉस्पिटल में थे? मैं हॉस्पिटल में था। तो हॉस्पिटल स्टाफ ने किस तरह से आपकी मदद की? मैं 2 बजे सोया और 3 बजे मुझे सिस्टर उठने के लिए बोलने के लिए कि उठो उठो आग लगी है करके मैं बाहर आया तो पूरा धुआं था, कुछ दिख नहीं रहा था। वैसे भी नीचे आया डर डर के। ऑलरेडी मुझे अभी भी 102 बुखार है। बहुत हालत खराब है हमारी। एक तो आई जीवदानी की कृपा है हमारी, उसके वजह से हम बच गए ऐसा। लेकिन ये बहुत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत दुखद घटना है। पहले आदमी को निकाले गए कि पहले जो पेशेंट थे उनको निकाले पहले गए? थे तो 4थे माले के ऊपर पहले टेरेस पे लेके गए उनको, और जैसे जैसे उनको मिला वैसे वैसे उन्होंने शिफ्ट किया। ऐसा बहुत हालत खराब है। हॉस्पिटल में अराउंड 90 पेशेंट्स थे। कितने डेथ हुई है? 13 डेथ। आईसीयू में फायर ओनली आईसीयू में था और जैसे फायर ब्रिगेड आके उनको एक्सटिंग्विश फायर किया। कितने उसमें मेल्स थे एंड वुमेन्स थे? मेल्स एग्जैक्ट फिगर आई थिंक अबाउट आई टेल यू 1 मिनट I'll give you the figure. डायरेक्टर CEO हो। अनफॉर्चुनेटली एक मेजर डिजास्टर, फायर डिजास्टर हमारे हॉस्पिटल में रात को 3 बजे के करीब हुआ। एसी में से सडन आग गिरा नीचे और पूरे एसी 2 मिनट के अंदर कम्प्लीटली, सिंस एसी एंड आईसीयू में है, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा है, 2 मिनट में कम्प्लीटली ये प्रॉब्लम हुआ है। आप किधर थे?
आपका कोई भी नहीं अंदर था फिर? मैम डॉक्टर्स अंदर थे, सब अंदर थे। कितने लोगों का हुआ है? 13 और कितने पेशेंट हॉस्पिटल में थे अभी? वो जो पेशेंट है वो किधर? अभी हम लोग ने जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स को है जो ऑक्सीजन पे थे और दूसरे क्रिटिकल पेशेंट हमने दूसरे हॉस्पिटल में अभी टोटल करके ट्रांसफर किया है उनको। वो पेशेंट की अभी किस तरह से हालत है? नहीं, उनका अभी तक तो आईसीयू के अलावा 4 पेशेंट जो आईसीयू में थे जो खुद चल के बाहर आ सकते थे वो आ गए बाहर। वो कांच तोड़ के जो भी मैनेजमेंट करके जो स्मोक कोई हेल्प नहीं किया? हाँ हेल्प उनको लेना। अभी भी और 2-3 से 4 पेशेंट की जो ये जो है परिस्थिति है वो क्रिटिकल बताया जा रहा है, उनकी क्या हालत है अभी? नहीं, पेशेंट इज स्टेबल एंड बीन ट्रांसफर्ड टू अदर हॉस्पिटल्स। महाराष्ट्र में विगत कुछ महीनों से मौत का तांडव लगातार जारी है। वसई विरार में 13 लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो गई। अस्पताल को अचानक से आग लग गई। इसके पूर्व भी भांडुप में अस्पताल में आग में कई लोग मरे। नासिक की घटना अभी भी देश के लोग नहीं भूले। भंडारा में जब अस्पताल में आग लगने के कारण 10 नन्हे बालकों की मौत हुई थी, उस समय से हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट और अन्य सभी चीजों का ऑडिट वे करें। क्यों नहीं करा अब तक? यदि वो किया होता तो आज जो वसई विरार में 13 लोगों ने अपने प्राण खो दिए हैं, वे प्राण बच पाते। सरकार आएगी, 2 लाख 5 लाख देगी, कोई जांच कमेटी बिठाएगी, पर क्या इन चीजों से जिस मां ने अपना बेटा खोया है या जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, क्या उनकी जान वापस आ सकती है? यह पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की कोताही है। कितने दिनों तक ये कोताही के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवाएंगे? इस बात का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को। हमारे साथ 2 संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़े हैं और गौरव मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से इस समय जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले आपका ही रुख करेंगे क्योंकि दिल्ली की जो घटना है बहुत दिल दहला देने वाली इसको कहेंगे, दर्दनाक भी इसको कह सकते हैं, दुखदाई भी इसको कह सकते हैं और गुस्से वाली भी इसको कहेंगे। ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, 25 मरीजों की मौत एक साथ हो जाना बहुत बड़ा चिंता का विषय और दुखद। ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए लगातार मरीज जो है वो हाहाकार मचा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर भी दिक्कतें आ रही है। और तो यही चीज प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी है, क्योंकि गुलाबी बाग की बात करें, वहां पर भी अभी कल ही रात को इस तरीके की घटना घटी थी और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी और 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन रह गई थी और वो भी कहीं ना कहीं पुलिस ने मुहैया कराई और कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाई जा सके। मगर बात करें सर गंगाराम अस्पताल की, तो वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लगातार निरंतर यही कहा जा रहा है राज्य सरकारों को कि राज्य सरकार को ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। मगर जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर स्थिति है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। डॉक्टरों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से परिजनों का जो गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं जो मरीजों को दिक्कतें आ रही है उससे कहीं ना कहीं मरीजों के परिजन है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक कि डॉक्टरों से लड़ाई भी हो जाती है और कहीं ना कहीं हाथापाई भी होती है और उससे कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मगर कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा भी जायज है, क्योंकि सरकारें निरंतर कैसे कोशिश जरूर कर रही है मगर कोशिश धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है और अस्पतालों के अंदर बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और लगातार कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी कमी होती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से राज्य सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर डाल रही है, केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा सकती है
केंद्र सरकार निरंतर कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मगर जो रास्तों में रोकी जा रही है, बॉर्डरों पे रोके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मगर कहीं ना कहीं खामियाजा सीधे सीधे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें वायरस की, तो वायरस बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ तक कि अब बड़े अधिकारी या बड़े नेता भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। खुद मनोज तिवारी भी कहे या फिर अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी कहे या फिर अरविंद केजरीवाल खुद होम क्वारंटाइन में है और लगातार वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अब संज्ञान लेने का समय मिला है और केंद्र सरकार आज बैठक करेगी और बैठक के अंदर देखना होगा क्या रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन और बेडों की कमी जो है अस्पतालों के अंदर है उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा और मरीजों को कितनी राहत दी जा सकती है। जी जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर मरीजों का इलाज हॉस्पिटल के बाहर किया जा रहा है। बहुत परेशान करने वाली ये तस्वीर है। अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पतालों के बाहर मरीजों का इलाज चल रहा है, नीचे ही मरीज बैठे हुए हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें यहाँ पे अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि मरीजों की संख्या जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि 26,000, 28,000, 27,000 ये रोज के आंकड़े हैं और रोज कहीं ना कहीं जवाबदेह आंकड़े आ रहे सामने। मगर जिस तरीके से अस्पतालों की बात करते हैं, अस्पतालों के अंदर अब वेंटिलेटर नहीं है, नॉर्मल बेड नहीं है और अस्पतालों के जो कर्मचारी है वो बिल्कुल भी मरीजों को अंदर नहीं आते रहे, लाइन को भर्ती किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बाहर यानी कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है और मरीज जो है वो एम्बुलेंस के अंदर है, अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर है और कहीं ना कहीं जो उनके परिजन है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर से गुहार लगा रहे हैं कि डॉक्टर उनको किसी भी तरीके से अंदर ले। मगर डॉक्टर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो उनको अंदर कहाँ लिया जाए। मगर स्थिति बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को, दोनों को हम ये बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि अस्पतालों की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। मगर कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी कमी नजर आ रही है, जैसे डॉक्टर गिने चुने हैं और अस्पताल जो है वो भी गिने चुने हैं और कहीं ना कहीं जो इस साल का समय था उसके अंदर कहीं ना कहीं डॉक्टर की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी, अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी। मगर ना तो केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया, ना ही राज्य सरकारों ने संज्ञान लिया और जब स्थिति बिगड़ी है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होश आया है। जी ठीक है, गौरव मिश्रा हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या हालात हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। जैसी दिल्ली से लेकर मुंबई तक तस्वीरें आ रही हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर आ रही है। हमने कल भी तस्वीरें देखी है, एक पत्नी अपने पति को लेकर एम्बुलेंस में बैठी होती है और उसके पति की मौत उसमें हो जाती है। 2 बेटियां हैं, वो अपने पिता को लेकर बैठी होती हैं और उनका कहना है कि जब घर पर थे तो चल रहे थे, हॉस्पिटल में आते उनकी सांसें रुक जाती है। तमाम ऐसी दर्दनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही जो सिर्फ और सिर्फ सोचने पर मजबूर कर रही है। दुख के अलावा कुछ नहीं व्यक्त किया जा सकता। ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आ रही है। देखिए काजल, आपको बता दें कि कोरोना का जो संकट है वो काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 195 लोगों की मौत हो गई है और जहां पर आप जैसे बताया कि जिस तरीके से लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ओपीडी हॉस्पिटल के सब बाधित कर दिए गए हैं। लोगों की जब हालत बिगड़ती है तो वो हॉस्पिटल न जाकर के घर में ही आइसोलेट करने की व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हालत सीरियस देखते ही हॉस्पिटल के लिए भगते हैं। लेकिन हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी खराब है कि लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बिना दम तोड़ते नजर आ रहे हैं काजल। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी हालात काफी खराब चलते नजर आ रहा है और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता नजर आ रहा है काजल। कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऑक्सीजन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस समय ऑक्सीजन की कमी है। उत्तर प्रदेश में उसको किस तरीके से पूरा किया जा रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 24 घंटे में ऑक्सीजन को लेकर के काफी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संज्ञान लेते हुए जो ब्लैक में से ऑक्सीजन मिल रहा था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया है। अब जब तक डॉक्टर किसी अपने पर्चे पर नहीं लिखेंगे कि किस मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तभी ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध होगा। अभी तक ऐसा होता था कि जो पैसे वाले लोग होते थे वो ऑक्सीजन लेकर स्टोर कर लेते थे, तो कहीं ना कहीं जो मरीज जो है हालत उनकी नाजुक थी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं 24 घंटे से देखा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की काफी किल्लत थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ सुधार देखने को मिला है। काजल, आऊंगी आपके पास। राजीव, दिल्ली से खबर ये भी है कि डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं क्योंकि वो भी परेशान है। क्या करें, डॉक्टर्स के पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं और वैक्सीन को लेकर पहले ही परेशानी है, वेंटिलेटर को पहले ही परेशानी है। कुछ डॉक्टर्स हड़ताल पर भी है, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों के ऊपर इतना दबाव आ चुका है क्योंकि मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चल रही है और थोड़ी बहुत भी नहीं, हजारों के अंदर मरीजों की संख्या और लगातार मरीज जो है वो अस्पतालों से बाहर भी रुके हुए और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर इतना दबाव आ चुका है कि डॉक्टर के लिए कहीं ना कहीं
वेंटिलेटर, बेड और ऑक्सीजन की सुविधा कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकारें निरंतर कोशिश कर रही थी, केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार उनकी जो अस्पतालों की व्यवस्था है उसको सुधारे। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने देरी जो की है और उसकी देरी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ तक कि हजारों के अंदर गिनती आती है और हजारों के साथ साथ कहीं ना कहीं मरने वाली संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। मगर जिस तरह से बात करें डॉक्टरों की, डॉक्टरों के ऊपर इतना दबाव है अधिकतम मरीजों को नुस्खा भी झेलना पड़ रहा है, मरीजों का इलाज भी करना पड़ रहा है और मरीजों की कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको देखकर डॉक्टर जो है राजीव को धन्यवाद नहीं करना है। जी हो गया, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लगातार वो अपडेट बताएंगे जो कि देश भर में इस समय चल रही है, कैसे हालात दिल्ली से लेकर मुंबई तक हैं। ब्रेक के बाद वो आपको बताएंगे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो 25 मरीजों की मौत दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में हो चुकी है और जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत इतनी ज्यादा है कि लगातार मरीज दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली के कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी है। दिल्ली के कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ कहीं पर 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं पर 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और कहीं पर 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जब ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या हालात होंगे, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, अपनी बात पूरी करिए क्योंकि डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, विकल्प डॉक्टर्स के पास नहीं है, उनको ऑक्सीजन मिलेगी तभी वो इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों के पास अभी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डॉक्टर खुद परेशान है, क्योंकि एक तरफ तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसका दबाव पड़ रहा है, दूसरी तरफ मरीजों को वो अंदर नहीं ले पा रहे हैं ये भी दबाव पड़ रहा है और तीसरा कहीं ना कहीं मरीजों का जो गुस्सा है वो भी झेलना पड़ रहा है। मगर कहीं जिस तरीके से बात करें मरीज डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों की कहीं ना कहीं इसके अंदर देखिए अनदेखी जरूर की जाती है, कहीं ना कहीं लापरवाही भी नजर आती है और कहीं ना कहीं मरीजों का जो गुस्सा है वो भी झेलने को मिलता है। मगर आप डॉक्टर जो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों से गुहार लगाई जा रही है कि राज्य सरकार जो है उन तक ऑक्सीजन की सुविधा प्रॉपर मात्रा के अंदर यानी तकरीबन हर तरीके से ऑक्सीजन दी जाए। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राज्य सरकारों की भी खामियाजा बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार निरंतर केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है। केंद्र सरकार जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति बता रही है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा के अंदर है, हर एक को सबको मिल रही है। मगर कहीं ना कहीं जो जनता तक ऑक्सीजन होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती नजर आ रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है। क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर इतनी ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही कुछ डॉक्टर परेशान हो चुके हैं, अस्पताल परेशान हो चुके हैं और कुछ अस्पताल के कर्मचारी जो है
वो भी परेशान होते हैं। ऑक्सीजन इतनी मात्रा के अंदर लेके कैसे आए और कहाँ से लेके आए, और कहीं ना कहीं इसमें योगदान जो है वो दिल्ली पुलिस देती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों से सिलेंडरों को भरवा कर लेके आते हैं अस्पतालों के अंदर और अस्पतालों के अंदर दिए जाते हैं, और वो भी कुछ ही घंटे के अंदर खत्म हो जाते हैं। फिर दोबारा से दिल्ली पुलिस को फोन किया जाता है और दिल्ली पुलिस फिर मशक्कत करती है और फिर प्राइवेट कंपनियों से सहारा लिया जाता है, और कहीं ना कहीं कई बार तक पुलिस अपनी जेब से भी गैस भरवा कर दी जा रही है अस्पतालों के अंदर। मगर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, या फिर कहे ऑक्सीजन की कमी है, वो कहीं ना कहीं दोनों की सरकारों की वजह से है। और सरकार चाहे तो कहीं ना कहीं वो आपूर्ति पूरी की जा सकती है, मगर देखना होगा ये आपूर्ति कितनी देर में पूरी की जा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार भी बैठक कर रही है और बैठक के साथ साथ कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी कि अस्पतालों की हालत से सुधारा जा सके। मगर देखना होगा ये हालात कब तक सुधर पाते हैं। जी राजीव, इस समय सबसे बड़ा सवाल होता है क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार ऑक्सीजन की मांग कर रही थी, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई थी और केंद्र सरकार की तरफ से मदद भी की गई थी, ऑक्सीजन दिल्ली को दी गई थी, वो ऑक्सीजन आई है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने कहा भी था कि ऑक्सीजन मिल रही है, मिल गई है, केंद्र ने हमारी मदद की है। अब वो ऑक्सीजन है कहाँ, क्या अस्पतालों तक पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है? अगर पहुंच गई है, क्योंकि 480 टन की बात कही गई थी जो कि ऑक्सीजन दिल्ली को मिल गई है, अगर इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को मिल गई है तो फिर मरीजों की मौत क्यों हो रही है? क्यों नहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन है, या फिर मिल गई है वो पूर्ति नहीं हो पा रही? क्या लग रहा है? यहाँ पर एक चीज समझ होगी, राज्य सरकारों ने बेशक केंद्र सरकार से बार बार अपील की थी और केंद्र सरकार ने बार बार ऑक्सीजन की सप्लाई को बिल्कुल बढ़ाया था, क्योंकि पिछली बार जो बढ़ाया गया था 378 थी और उसके बाद में अब 400 से ज्यादा कर दी गई है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की इसमें कालाबाजारी भी हो रही है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर सबसे ज्यादा कालाबाजारी देखने को मिल रही है और प्राइवेट दुकानों पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बिकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो 6,000 रुपए का 7,000 रुपए का छोटा सिलेंडर भी देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर कई लापरवाही जो की जा रही है या फिर अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसमें योगदान जरूर दे रही है, मगर कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी कर रहे हैं जो लोग उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं कालाबाजारी को रोकना भी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राज्य सरकारों की जरूर लापरवाही है, खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार की भी लापरवाही है, क्योंकि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग अस्पतालों तक गैस नहीं पहुंचने दे रहे हैं या तो पहुंचने के बावजूद भी उसको ब्लैक कर दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की ऑक्सीजन की, तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन जरूर भिजवाई थी, राज्य सरकारों को मिली भी थी, खुद दिल्ली की सरकार को भी मिली थी, मगर वो अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचने के बाद में कहाँ गायब हुई और मरीजों को क्यों नहीं मिली, इसके अंदर दिल्ली सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और गैस कहाँ पर रुकी हुई है, अस्पतालों के अंदर है या अस्पताल कर्मचारी जो है वो मिली भगत कर रहे हैं या फिर कालाबाजारी की जा रही है, इसके अंदर सबसे बड़ी सख्ती करनी चाहिए थी, मगर वो सख्ती देखने को नहीं मिल रही है और जिसकी वजह से मरीज जो खामियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है, बन रही है हमारे साथ सत्य प्रकाश सोनी, मुंबई से संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, बहुत दुखद घटना है मुंबई से जो सामने आई है। हॉस्पिटल के अंदर आज फिर से 13 मरीजों की मौत हो जाती है, वहां पर आग लगती है, 13 मरीजों की एक साथ मौत होना बहुत दुखदाई है। जी काजल, जिससे महाराष्ट्र के विरार इलाके में विजय वल्लभ हॉस्पिटल में देर रात करीब 3:13 पे आग लगी और उसके बाद 5:20 पे बुझाई जाती है, यानी कि पिछले 2 घंटे तक लगातार हॉस्पिटल दूर चल रहा था। ये वह नजारा है जो मुंबई के महाराष्ट्र के इलाके का है। और दूसरी बात यह है कि किस तरह से कोविड हॉस्पिटल में इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। लगातार कोविड हॉस्पिटल में मरनों की संख्या जो बढ़ रही है, आंकड़े लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि नासिक में जो है 24-25 लोगों की ऑक्सीजन के कमी के चलते मौत हो गई, ऑक्सीजन लिकत के चलते मौत हो जाती है, फिर हॉस्पिटल में आग लग जाती है। जाहिर तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र में आंकड़े जो कोरोना के है उसकी वजह से 568 लोगों की एक दिन में मौत हो जाती है। जाहिर तौर पर मौत का तांडव लगातार महाराष्ट्र मुंबई में जारी है, लेकिन प्रशासन सिर्फ बातों की जो है बातें करता है। लेकिन जिस तरह से ये अब एक दुर्दय घटना हुई है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बताया जा रहा है कि किस तरह से लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस बीच जो है जो 13 लोगों की मौत हुई है उसमें 5-5 लाख के मुआवजे के साथ साथ जो जख्मी हुए उनको 1-1 लाख का मुआवजे का ऐलान किया है। मुआवजे का ऐलान कर दिया सत्य प्रकाश, लेकिन सवाल अब वही खड़ा होता है कि मुआवजे से जो लोग गए हैं उनकी जान वापस नहीं आ जाएगी, उन लोगों की सांसें जो निकल चुकी हैं वो वापस नहीं आ जाएंगी। लापरवाही बहुत बड़ी है क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। आज आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है। आपसे 2 दिन पहले ऑक्सीजन का टैंक लीकेज होने से 24 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें भी 24-25 लोगों की मौत हुई थी। बहुत ज्यादा दुखद है। लापरवाही तो कहीं ना कहीं है, उसको अगर नेचुरल बता दिया था तो इसको नहीं बताया जा सकता।
जी काजल, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र मुंबई में मौत का तांडव लगातार जारी है। ऐसे में सरकारों की जो नींदें हैं वो नहीं अभी खुल रही। उसके बाद पूरे मामले में जांच की जाएगी, लेकिन चीजें होती नहीं है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से इसको जांच का दायरा बताकर एक कह रही है कि जांच करेंगे, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। जांच की बात सिर्फ कह दी जाती है। बार बार सवाल महाराष्ट्र की सरकार पर ही उठते हैं कि आखिरकार इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि इस समय जो महाराष्ट्र के हालात है, दिल्ली के एक तरफ और महाराष्ट्र के एक तरफ बहुत ज्यादा स्थिति बद से बदतर हो गई है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, वैक्सीन वहां पर नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत है। ये सरकार पर सवाल उठते हैं और खासकर महाराष्ट्र की सरकार पर, क्योंकि ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया जा रहा वहां पर अस्पतालों का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। से महाराष्ट्र के हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया है। आए दिन शिकायतें जो है बेड नहीं मिलने की, आइसोलेशन की, फिर वार्ड में ऑक्सीजन की, फिर बाद में इस तरह से आग लग जाना, फिर बाद में लगातार शिकायत आती है रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से लोगों की मौतें हो रही है। आए दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो है कालाबाजारी का मामला सामने आता है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं पूरा मामला जो है सरकार के इर्द गिर्द घूमता है। तो जाहिर तौर पर सरकार को इस विषय में गंभीरता लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, मुंबई के जो तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके फायर ऑडिट करनी चाहिए। ऑक्सीजन लेवल की जानकारी 2 दिन 4 दिन पहले तमाम विभाग को होनी चाहिए। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो उसको त्वरित व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार सिर्फ सारी चीजें पन्नों पर करती है। हकीकत में देखा जाता है तो घटना के बाद फिर सरकार आती है और ये कह जाती है कि इसकी हम जांच करेंगे, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार या अन्य सरकारों को जो ये कहीं न कहीं प्रोसेस सा बन चुका है, प्रोसेस करने का, उसके बाद चीजें बंद हो जाती है या नई चीजें आती है फिर उस पर लग जाने का। ठीक बिहेवियर की बात आ रही है, मिसबिहेवियर मरीजों के साथ किया जा रहा है। उनका कहना है कि डॉक्टर्स भी मिसबिहेवियर कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। उनके मरीजों को जो परिजन है वो लगातार ये शिकायतें कर रहे हैं। हो गई है क्योंकि हर कोविड हॉस्पिटलों में देखा जाता है। आऊंगी सत्य प्रकाश आपके पास, आऊंगी। राजीव हमारे साथ है। राजीव, आपसे मेरा सवाल है, मिसबिहेवियर मरीजों और उनके परिजनों के साथ किया जा रहा है, डॉक्टर्स पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से डॉक्टरों के पास जो इतना दबाव है वो उसकी वजह से वो मना कर देते हैं कि हम मरीजों को नहीं भर्ती कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मरीजों के साथ जो लापरवाही की जा रही है वो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से मरीजों को गुस्से की, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो हालात बहुत ज्यादा कोरोना की वजह से खराब हैं। लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर जरूर निकलिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।